Hello students, welcome back. In the last lecture we were discussing about black body radiations and photoelectric effect. और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट से। आजकल जो डॉक्टर्स टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ थर्मल स्क्रीनिंग डिवाइस। ये नाम है। ये डिवाइस जो है ये बिना हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बता देती है। तो आइए समझते हैं ये डिवाइस किस तरीके से काम करती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। इतने टेम्परेचर पर हमारी बॉडी में से IR रेडिएशंस निकलती हैं। ज़्यादातर चीज़ें गर्म होने के बाद जो है वो IR रेडिएशंस एमिट करती हैं। तो ये जो IR रेडिएशंस हमारी बॉडी एमिट कर रही है, इन IR रेडिएशंस को थर्मल स्क्रीनिंग डिवाइस जो है वो क्या करती है? रिसीव करती है। ये है हमारी थर्मल स्क्रीनिंग डिवाइस। ये रिसीव करने के बाद इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो ये कैलकुलेशन करता है, और ये कैलकुलेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये हमने पढ़ा था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या लॉ था? लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी। बी यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है और लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है जो हमारी बॉडी एमिट कर रही है। तो ये रेडिएशंस, इनकी वेवलेंथ को ये डिवाइस रिकॉर्ड करती है और इस वेवलेंथ से फिर ये टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है जो ये डिवाइस हमें बाद में बता देती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट की वजह से कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तो उस टाइम पर एक रेडिएशन निकलेगी, उस रेडिएशन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रहेगी। इस वेवलेंथ का यूज करके हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर बता सकते हैं विदाउट कॉन्टैक्टिंग द बॉडी विद दिस डिवाइस। ऐसे ही इसी कंसेप्ट का यूज करके हमने सन का सरफेस टेम्परेचर बताया। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे पता चला ये टेम्परेचर? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करके। सन से जो रेडिएशंस हम तक पहुंच रही हैं, इन रेडिएशंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो रेडिएशन है, सबसे ज्यादा जो रेडिएशन आ रही है, उसकी वेवलेंथ क्या है? दैट इज आवर लैम्डा मैक्स। और इस लैम्डा मैक्स को हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में यूज करते हैं तो हमें टेम्परेचर पता चल जाता है। तो इस तरीके से हमने अर्थ की सरफेस पे बैठे बैठे सन की सरफेस का टेम्परेचर जो है वो प्रेडिक्ट कर दिया बिना सन की सरफेस पे जाए। तो इसको यूज किया जाता है एस्ट्रोनॉमी के अंदर अलग अलग जो स्टार्स हैं उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ये एप्लीकेशन हो गया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ऐसे ही अगर कोई आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका एप्लीकेशन पूछता है तो वो आप बता सकते हैं। हमारा जो स्कूल है उसकी छत पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। सोलर पैनल्स सन की रेडिएशन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उनके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही अप्लाई हो रहा है। तो ये थी एप्लीकेशन जो हम पिछले दो कंसेप्ट जो हमने पढ़े उनके ऊपर बेस्ड यूज करते हैं डेली लाइफ में। आइए अब हम चलते हैं आगे। जो एक्सपेरिमेंट्स अभी तक हमने पढ़े, इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जो कि वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट को सपोर्ट कर रहे थे। कौन कौन से थे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो वेव कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स या एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, इनको एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वेव कैरेक्टर ऑफ रेडिएशन। लेकिन दो एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिनको हम इस वेव कैरेक्टर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन कौन से थे वो एक्सपेरिमेंट? एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर क्या हुआ, मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और इस थ्योरी के अंदर क्या बोला गया कि एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये कंटिन्यूअस नहीं होते बल्कि डिसकंटिन्यूअस होते हैं और छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं। दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटास, इसको हम फोटोन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दैट लाइट रेडिएशन इट इज नॉट हैविंग अ वेव कैरेक्टर बट इट इज हैविंग अ पार्टिकल कैरेक्टर। जब पैकेट बना दिया तो पैकेट जो है वो एक पार्टिकल कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर पार्टिकल कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं ये दो एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर भी रेडिएशंस का यूज हो रहा है, यहां पर भी रेडिएशंस का यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर जो है रेडिएशन का वेव कैरेक्टर कंसीडर करते हैं और यहां पर वेव कैरेक्टर का पार्टिकल नेचर जो है उसको कंसीडर किया जाता है। तो इन दोनों के बेसिस पे लास्ट में ये बोला गया कि जो रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे हैव बोथ, दैट इज वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। तो ऑन द बेसिस ऑफ these experiments it was predicted that the radiations या electromagnetic radiations have both wave character and particle कैरेक्टर, और इसी को बोलते हैं इट इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसी को हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो आगे चल के ये कंसेप्ट बहुत यूज होने वाला है, यूजफुल फाइंडिंग थी। रेडिएशंस के अंदर वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन पार्ट, जो पिछला कंसेप्ट हमने पढ़ा पिछली क्लास में, और उससे रिलेटेड फाइनल स्टेटमेंट कि ड्यूअल नेचर होता है लाइट का। अब हम इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है इसको स्टडी करेंगे। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा बोर मॉडल स्टार्ट करने से पहले। आपने रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशन में एक पॉइंट लिखा था, दैट रदरफोर्ड मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा नहीं बताता। तो हम पहले इस पॉइंट को यहां पर समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रा कैसा आ रहा था। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम बोर्स मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर मैं पहले आपको ये समझा रहा हूं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसको समझने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लो। स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों? कोई भी लाइट रेडिएशन, ये एक लाइट रेडिएशन है, जब इसको प्रिज्म में से पास करवाया जाता है तो ये लाइट रेडिएशन जो है ये स्प्लिट हो जाती है उन कलर्स में या उन रेडिएशंस में जिससे ये मिलके बनी होती है। तो जैसा कि विजिबल लाइट जिस लाइट की वजह से हमें दिखाई देता है, जिस रेडिएशन की वजह से दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट रेडिएशन। विजिबल लाइट रेडिएशन को जब पास कराओगे प्रिज्म में से तो ये स्प्लिट हो जाएगी इस तरीके से। सबसे पहले आएगा वायलेट कलर, फिर आएगा इंडिगो, फिर आएगा ब्लू कलर, फिर आएगा ग्रीन कलर, फिर आएगा ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, एंड लास्ट इज रेड। तो ये जो कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं प्रिज्म में से पास होने के बाद, इसको अगर हम इस फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करें, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट, तो हमें इनका ये सीक्वेंस दिखाई देगा। एंड दिस सीक्वेंस या दिस अरेंजमेंट ऑफ these colors in this visible light is called spectrum. So it is a spectrum of visible
लाइट, इसको आप स्पेक्ट्रम बोलेंगे विजिबल लाइट का। तो स्पेक्ट्रम क्या हो गया? स्पेक्ट्रम बेसिकली अरेंजमेंट हो गया डिफरेंट रेडिएशंस का, जो रेडिएशंस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर प्रेजेंट थी। इसको स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेक्ट्रा। अब अगर मान लो यहां पर मैं विजिबल लाइट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले लेता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो अब क्या होगा? अब ये स्प्लिट हो जाएंगे इस तरीके से, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे। तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ अब इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपने पीछे जो सीक्वेंस पढ़ा था वो सीक्वेंस इसी तरीके से लिखा हुआ था। ये सीक्वेंस हमें पता चलता है ड्यू टू द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड बाय डिस्पर्शन या बाय स्प्लिटिंग ऑफ द रेडिएशंस। तो ये हो गया बच्चों स्पेक्ट्रम। अब देखो ये लाइट रेडिएशन कहां से आ रही है, इसके बेसिस पे स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ the origin of radiation, these spectrum are of two types. On the basis of origin of radiation, spectrum is of two टाइप्स। क्या क्या टाइप होते हैं? एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब हम पढ़ते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है, पहले इसको कवर करेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम जो है इसकी डेफिनेशन है द spectrum obtained when the radiations emitted from the source। क्या हो सकता है सोर्स? सोर्स हो सकता है सन, बल्ब, radiation from gas taken in discharge tube at low pressure या फिर by heating any substance is passed through a prism and obtained on photographic plate is called emission स्पेक्ट्रम। तो ये डेफिनेशन हो गई एमिशन स्पेक्ट्रम की। वो स्पेक्ट्रम जो हमें मिलेगा कब मिलेगा? जब रेडिएशंस निकलती हैं किसी सोर्स से। सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स सन हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, या फिर किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर आपने किसी गैस को भर रखा है लो प्रेशर पे और उसमें से आप करंट पास करवाते हो, तब जो रेडिएशंस निकलती हैं वो हो सकती है, या फिर आप किसी सब्सटेंस को गर्म कर रहे हो और उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं,
वो सोर्स हो सकता है। तो ये कोई भी सोर्स अगर हम लें और इससे जो रेडिएशंस निकलने वाली है, इनको जब हम पास कराएं किसी प्रिज्म रे से और इसको फिर हम रिसीव कर ले फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसको मैं समझा देता हूं। तो सन जो है, सन के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही होती है और इस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बहुत ज्यादा, और ये एनर्जी सन जो है वो रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सन अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है अपने सराउंडिंग में, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। तो ये रेडिएशन कहां से आई? ये रेडिएशन आई सन से। तो सन क्या हो गया? ये हो गया हमारा सोर्स। तो इस रेडिएशन को जब मैं पास कराता हूं प्रिज्म में से और इसको जब मैं रिसीव करता हूं फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो ये जो स्पेक्ट्रम आएगा, जो अभी हमने लिखा था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट ये सब होती है, तो ये कहलाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सन। और सन ने क्या प्रोड्यूस किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम इसको बोल रहे थे दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब अगर मान लो यहां पर सन की बजाय बल्ब ले रखा हो हमने, तो बल्ब जब ग्लो करेगा तो इसमें से भी रेडिएशंस निकलेंगी। इन रेडिएशंस को जब आप फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करोगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगी रेडिएशंस अलग अलग रीजन में। तो इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ दीज रेडिएशंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय बल्ब। तो जो भी सोर्स है तुम्हारा, उस सोर्स से निकलने वाली रेडिएशन को, अगर मैं इसकी रिएक्शन को समझूं तो यहां पर क्या रिएक्शन होती है? हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करके हीलियम बनाती है और इस रिएक्शन की वजह से रेडिएशन निकल रही है। यहां पर अगर आप देखो तो ये क्या है? टंगस्टन का फिलामेंट है। टंगस्टन के फिलामेंट को जब आप गर्म कर रहे हो तो इसमें से रेडिएशन निकल रही है। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा हो गया। ऐसे ही अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट जो है उसको देखें, तो हमने एक गैस को फिल किया था लो प्रेशर पे और इसमें से हमने हाई पोटेंशियल जो है वो अप्लाई किया था। तो यहाँ से जो रेडिएशंस निकल रही है, इन रेडिएशंस को अगर प्रिज्म में से पास कराओगे और इसको रिसीव कर लोगे, तो ये कहलाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये था एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन फिलामेंट। ये है एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ गैस taken in the tube, taken in the discharge tube। और एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था ये आयरन रॉड वाला। आयरन रॉड को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, ये रेड ग्लो करने लग गया। तो इन रेड रेडिएशंस को अगर आप पास कराते हो प्रिज्म में से और रिसीव करते हो फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो ये जो स्पेक्ट्रा मिलेगा दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ दिस आयरन रॉड। तो ये कहलाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो उस सोर्स का है जहां से रेडिएशंस ओरिजिनेट हो रही हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा हमेशा सोर्स, जिस भी सोर्स का आप स्टडी कर रहे हो वहां से ओरिजिनेट करेगा रेडिएशन। तो ये होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। अब ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा है ये किस टाइप का बन रहा है, उसके बेसिस पे इसके दो फर्दर और आगे कैटेगरीज हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप्स। एमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक तो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। पहले हम इसी को ही देखते हैं। व्हाट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा? ये स्पेक्ट्रा आपने देखा होगा डेली लाइफ में इन द फॉर्म ऑफ रेनबो। रेनबो जो है वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है। तो अगर आपने कभी देखा हो रेनबो के अंदर कलर्स कैसे होते हैं, कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज कर रहे होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता। तो रेड कलर होगा, फिर वायलेट कलर दिख रहा होगा, येलो कलर दिख रहा होगा, बीच में कोई स्पेसिंग नहीं। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कंटिन्यूअसली ये कलर्स जो है वो अरेंज हो रखे हैं। इस टाइप का स्पेक्ट्रा जब मिलता है आपको, जब रेडिएशंस कंटिन्यूअसली अरेंज होती है स्पेक्ट्रा के अंदर, देन इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। When
white light from any source such as sun, bulb, tube light is passed through the prism and received on photographic plate. It splits into colors which merge into each other, and there is no separation between them. Such type of spectrum is called continuous spectrum. इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोला जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो रेनबो फॉर्मेशन या फिर विबग्योर स्पेक्ट्रम obtained from prism। ये दो एग्जाम्पल हो गए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के। तो आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीजें आप देखते हो। अब इसके बाद में आ जाते हैं सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप जो है दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा जो एमिशन स्पेक्ट्रा है दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। Now what is a line spectrum या फिर how it is formed? तो यहां पर हम लिखते हैं when the substance producing light such as, दो एग्जांपल लेते हैं यहां पर NaCl when placed in burner flame produces light, या फिर गैस filled in discharge tube at low pressure when subjected to high potential produces लाइट। तो इनकी लाइट को जब आप पास कराते हैं when this light is passed through prism, it split into particular कलर्स। ये सभी कलर एमिट नहीं करते, बल्कि कुछ सेलेक्टेड कलर्स में स्प्लिट हो जाती है इनकी लाइट। तो जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसके अंदर हमने कोई गैस को फिल किया हुआ है। जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं। इन रेडिएशंस को जब प्रिज्म में से पास कराते हैं तो हमें कुछ सेलेक्टेड कलर्स दिखाई देते हैं, और ये कलर्स जो दिखाई देते हैं ये एक लाइन की फॉर्म में दिखाई देते हैं हमें, और इनके बीच में जो है वो डार्क स्पेस होता है, ब्लैक रीजन। दिस इज द ब्लैक रीजन। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ लाइंस बन गई है इस स्पेक्ट्रा के अंदर। तो क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रा लाइंस की फॉर्म में दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर कलर्स जो है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं हो रहे, सेपरेटेड है, बीच में ब्लैक रीजन या डार्क रीजन हम कह सकते हैं वो आ रहा है स्पेक्ट्रम के अंदर, तो इसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। और ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक नेचर। ये लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होगा, ये डिपेंड करता है तुम्हारे सब्सटेंस पे, तुमने किस चीज से जो है वो लाइट को प्रोड्यूस किया है। अगर मैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले लूं तो हाइड्रोजन गैस का लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो अलग होगा। हीलियम गैस ले लूं, हीलियम गैस का लाइन स्पेक्ट्रा अलग बनेगा, ऑक्सीजन गैस का अलग बनेगा, नाइट्रोजन गैस का अलग बनेगा। तो जिस तरीके से हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो वेरी करते हैं फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, उसी तरीके से एलिमेंट्स जो हैं इनका लाइन स्पेक्ट्रा एक जैसा नहीं होता, सभी एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रा डिफरेंट होता है। और इसी लाइन स्पेक्ट्रा को हम क्या कह सकते हैं? दिस स्पेक्ट्रा इज द फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं दो स्टेटमेंट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ different sources vary from each other, or second statement, it is also called the fingerprint spectrum। तो ये स्पेक्ट्रम जो है वो कैसा मिलेगा आपको, ये लाइन नोट कर लेना आप। इन दिस स्पेक्ट्रम सम कलर्ड लाइंस आर ऑब्टेन्ड सेपरेटेड बाय डार्क रीजन। इन दिस स्पेक्ट्रम सम कलर्ड लाइंस आर ऑब्टेन्ड separated with dark regions। तो ये हो गया हमारा लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके इस पॉइंट से क्वेश्चन भी पूछा गया। क्वेश्चन आया था तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम। तो आंसर आएगा लाइन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम में हमें अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग पोजीशन पे लाइंस जो है वो शो करते हैं। इन लाइंस की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, मतलब वेवलेंथ जो है उसका इनवर्स अगर हम कर दें तो वेव नंबर आएगा। अलग अलग एलिमेंट्स की लाइन की पोजीशन अलग अलग होती है। ये भी आवाज आप नोट कर लेना, पोजीशन ऑफ लाइन in the line spectra depends on the wavelength of light emitted। किस वेवलेंथ की लाइट को इस स्पेक्ट्रा में एमिट किया गया उस पे डिपेंड करेगा इस लाइन की पोजीशन क्या होगी। तो ये वेवलेंथ सभी एलिमेंट्स में डिफरेंट होती है, इस वजह से सभी के लाइन स्पेक्ट्रा डिफरेंट होते हैं और इसी वजह से इनको फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा जो है वो बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा और बाकी लाइट्स को एमिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ रेडिएशन कोई और सब्सटेंस होता है, इज एनी अदर सब्सटेंस। हम जिस चीज को पढ़ रहे होते हैं लाइट वहां से ओरिजिनेट नहीं होती इस स्पेक्ट्रा के अंदर। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास सन है एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन, इसकी रेडिएशन को हमने पास कराया एक सॉल्यूशन में से, ये सॉल्यूशन थी NaCl का सॉल्यूशन, और इसमें से पास होने के बाद जो लाइट बाहर आई इसको हमने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया। तो अब जो स्पेक्ट्रम आएगा उस स्पेक्ट्रम को बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
तो यहाँ जो भी स्पेक्ट्रम रिसीव होता है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर, द सोर्स ऑफ रेडिएशन इज डिफरेंट। तो ये बात आपको नोट करनी है। क्लियर? अब यहां पर जो स्पेक्ट्रम आता है, ये स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो ये स्पेक्ट्रम जो है, इसमें हमें कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन इन कलर्स के बीच में कुछ डार्क लाइंस भी हमें दिखती हैं। तो कहने की मतलब क्या हो गया, ये स्पेक्ट्रम कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता। तो दिस स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सम डार्क लाइंस which are present between the colors, otherwise continuous spectrum। तो कुछ डार्क लाइंस आ जाएंगी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के अंदर, जो इसको डिसकंटिन्यूअस बना देती हैं। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, इट is a discontinuous spectrum। लेकिन इसको हम लाइन स्पेक्ट्रा भी नहीं कह सकते। लाइंस डार्क रीजन आ रहा है बीच में, लेकिन ज्यादातर मेजर रीजन्स जो है वो कलर्ड रहते हैं। इसको हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो बोलते हैं। अब देखो बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रम में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ये मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना। हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में फिल किया गया और इसको रखा गया सनलाइट रेडिएशंस के बीच में। अब इस गैस में से जब सनलाइट पास होती है, तो यहां पर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी सभी वेवलेंथ को इसने एमिट कर दिया। ठीक है, तो ये जो एमिटेड रेडिएशंस थी, इनको जब प्रिज्म से सेपरेट किया गया, तो हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ डार्क लाइंस आ रही है। एक तो ये पोजीशन आ गई और एक ये पोजीशन आ गई। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हमने इस तरीके से किया, एमिशन स्पेक्ट्रा बना देते हैं इसका। तो एमिशन स्पेक्ट्रा देते टाइम हमने इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया, करंट पास कराएंगे, रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। इन रेडिएशंस को जब आप स्प्लिट करोगे फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो आपको उसी जगह पर लाइन दिखाई देंगी इस स्पेक्ट्रम के अंदर जहां इधर डार्क रीजन आ रहा था। तो लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर जो लाइंस आती हैं उनकी लोकेशन, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर जो डार्क लाइंस आती हैं उनकी लोकेशन सेम रहती है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। तो एमिशन स्पेक्ट्रा जो है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ये रिलेशन होता है, द लाइंस ऑब्टेन्ड इन emission spectra have same location as that of the dark lines obtained in absorption spectra। तो ये हो गया। तो अगर मैं इसको बोलूं इन टर्म्स ऑफ जनरल लैंग्वेज, ये इसका नेगेटिव है। आपने देखा होगा पहले जो है फोटोग्राफ नेगेटिव से डेवलप की जाती थी। एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का नेगेटिव है। क्यों बोल रहे हैं, यहां आपको कलरफुल जो है वो स्पेक्ट्रम मिलेगा, कलर्स दिखाई देंगे, लेकिन यहां आपको कलर्स दिखाई नहीं देंगे। यहां पर सिर्फ 2 लाइंस कलर्ड दिखाई देंगी, बाकी सारा डार्क रीजन होगा।
तो ये इसका नेगेटिव हो गया। जब आप इसको जो है वो कलरफुल डाट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बन जाएगा। ये रिलेशन है दोनों में। ये पॉइंट जो है वो ध्यान रख लेना, क्योंकि आगे चल के हम इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में देखेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा जो है, अगर हम इनके बीच में अब डिफरेंस देखें कि डिफरेंस क्या आएगा। ये डिफरेंस है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो कब मिलता है, जब हमारा सोर्स खुद रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा हो, तब जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो द रेडिएशंस व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स व्हेन इट इज एनालाइज्ड यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोप। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, लाइट किसी और सोर्स की होती है, उस लाइट रेडिएशन को हम किसी सब्सटेंस में से पास करवाते हैं, ये सब्सटेंस उन लाइट रेडिएशंस को ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट होने के बाद उन रेडिएशंस को हम स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करके स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तब जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ लाइट का सोर्स कोई और सब्सटेंस होगा। सेकंड आ जाता है एमिशन स्पेक्ट्रा जो है, उसमें हमें कलर्ड लाइंस मिलती हैं जिसमें डार्क स्पेस हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने लाइन स्पेक्ट्रा देखा था जिसमें कलर्ड लाइंस आ रही थी और बीच में क्या आ रहा था, एक डार्क रीजन आ रहा था। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होगा, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा जैसा दिखाई देगा लेकिन बीच में उसमें कुछ डार्क लाइंस प्रेजेंट होंगी। तो ये आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में दिखेगा। फिर एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो दो टाइप का था, हमने पढ़ा था, कंटीन्यूअस हो सकता है या लाइन हो सकता है। लाइन स्पेक्ट्रा को हम डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो हमेशा क्या रहता है, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। यहाँ हमेशा आपको कुछ डार्क लाइंस दिखाई देंगी स्पेक्ट्रा जब आप रिकॉर्ड करेंगे तब। कई बच्चे जो है वो इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइंस जो है वो क्यों बनती हैं। तो बच्चों लाइंस बनती हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे बोर मॉडल में, जब उन्होंने ये बताया ये लाइंस क्यों आ रही हैं। लाइंस आती हैं इलेक्ट्रॉन्स के जंपिंग की वजह से। एनर्जी जब किसी सब्सटेंस के ऊपर गिरती है, रेडिएशन जब किसी सब्सटेंस पे गिरती है, तो उन रेडिएशंस में से कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस ऐसी होती है जिनको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके और ऊपर वाले लेवल में चला जाता है। तो जो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली वो तुम्हें यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लाइन की फॉर्म में दिखाई देगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। और एमिशन स्पेक्ट्रा में वो ही रेडिएशन जो है वो आपको एक कलर्ड लाइंस की फॉर्म में दिखाई देगी। तो इसका रीजन जो है वो बोर मॉडल एक्सप्लेन करता है। क्लियर? तो ये बात हम आगे पढ़ेंगे कि ये लाइंस आ क्यों रही हैं इन स्पेक्ट्रा के अंदर। यहाँ पर सिर्फ हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने सब्सटेंस में से लाइट को पास कराया तो हमें ऐसा स्पेक्ट्रम मिला, और जब हमने सब्सटेंस को हीट किया या उसमें से करंट पास कराया तो हमें ऐसा स्पेक्ट्रम मिला। ठीक है, अब हम देखो ये जो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे थे, इन स्पेक्ट्रा के अंदर जो लाइंस आ रही थी, इन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो काम करने लग गए। तो बात की गई स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस। और कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम हमने हाइड्रोजन गैस का। लाइन स्पेक्ट्रम कब बनता है? एमिशन स्पेक्ट्रम जब लेते हैं तब। तो हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया डिस्चार्ज ट्यूब में, इसमें से हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पास कराया, तो इसमें से जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई उन रेडिएशंस को स्पेक्ट्रोस्कोप का मदद करके यूज करके हमने स्प्लिट कर लिया। यहाँ पर कुछ लाइंस आ गई, ये लाइंस जो थी ये एक पैटर्न में अरेंज थी, ऐसा कुछ पैटर्न जो है वो मिल रहा था। तो इस पैटर्न को जब देखा गया तो ये पता चला कि स्टार्टिंग में इन लाइंस के बीच का गैप जो है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जो है वो लाइंस के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ये लाइंस के बीच का गैप जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा और ब्रॉड करके बना देता हूँ। मान लो ये हमारी फोटोग्राफिक प्लेट है जिसके ऊपर हमने रिकॉर्ड किया। ये पहली लाइन आई, ये दूसरी लाइन आई, ये तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, इस तरीके से लाइंस के बीच का स्पेस जो है वो कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है, और लास्ट में जाते जाते इतना कम हो जाता है स्पेस कि ये लाइंस एक दूसरे में हमें मर्ज करती हुई दिखाई देती हैं। तो अब क्या किया, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं बाल्मर। इन्होंने इन लाइंस को स्टडी करना शुरू किया और इन लाइंस को ऑब्जर्व करके इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया,
और ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आप इस फॉर्मूले का यूज करके और किसी भी लाइन की लोकेशन बता सकते हैं इस स्पेक्ट्रम के अंदर। बाल्मर स्टडीड द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द विजिबल रीजन। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया, बाल्मर ने कौन से रीजन में स्टडी किया था हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रा को? आंसर विल बी विजिबल रीजन। विजिबल रीजन मतलब जहां हमें दिखाई देता है उस रीजन में स्टडी किया था। तो यहां पर जो रेडिएशंस, जो लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा था बाल्मर को, उसको जब उन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने ही डिराइव्ड अ फॉर्मूला टू गिव लोकेशन ऑफ लाइन। आपको मैंने एक पॉइंट नोट कराया था पीछे। पॉइंट क्या था? ये जो लाइंस आ रही हैं ये किसी वेवलेंथ की वजह से आ रही हैं और इस वेवलेंथ को हम इस लाइन की लोकेशन से जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने फॉर्मूला बनाया कि 1/λ किसी भी लाइन की लोकेशन जो है वो कैसे निकालेंगे? इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ये वेव नंबर का फॉर्मूला होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो इन्होंने बोला 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, वेयर n is equal to 3, 4, 5, 6 so on। तो ये बाल्मर ने प्रेडिक्ट किया कि किसी भी लाइन की लोकेशन डिपेंड करेगी इस चीज पे, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। इसको जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो यहां पर कोई भी एक कांस्टेंट हम लिख देते हैं, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट a। तो ये फॉर्मूला था बाल्मर ने जो बनाया उसका, और ये फॉर्मूला क्या बताता है? लोकेशन ऑफ लाइन इन दिस लाइन स्पेक्ट्रा। क्लियर? इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लाइमन। इन्होंने भी लाइन स्पेक्ट्रा को स्टडी किया, लेकिन इन्होंने किसने स्टडी किया? इन्होंने इसको स्टडी किया इस रीजन में, अल्ट्रा वायलेट। और इन्होंने भी एक फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला बाल्मर के फॉर्मूले से मिलता जुलता था। यहां पर एक कांस्टेंट ले लिया इन्होंने भी, और ये वैल्यू जो थी वो अब चेंज हो गई लाइमन के केस में, और इनकी वैल्यूज जो है, ये वैल्यू थी 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, n की वैल्यू जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन चेंज होगी। तो इट वाज द लोकेशन ऑफ लाइंस इन दिस लाइन स्पेक्ट्रा। ये फॉर्मूला किसके लिए है? लाइन की लोकेशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इस स्पेक्ट्रा के अंदर। फिर इसके बाद में आते हैं पास्चन। पास्चन जो थे उन्होंने भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा स्टडी किया, लेकिन इन्होंने स्टडी किया इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। और इन्होंने भी एक फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले में इन्होंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी और इसकी वैल्यू इन्होंने रखी 3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी लाइन की लोकेशन बताएगा जब आप इंफ्रारेड रीजन में ये स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे तब। फिर पास्चन के बाद में आते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट ने भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही लाइट इनको रेडिएशंस को स्टडी किया जो हाइड्रोजन गैस से निकल रही थी। इन्होंने भी फॉर्मूला बनाया और इन्होंने इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख दिया 4 का स्क्वायर, और नंबर शुरू हो रहा था 5 से। पास्चन में ये 3 था तो ये 4 से शुरू होगा, 4, 5, 6। ब्रैकेट के अंदर 5 से शुरू होगा, ये वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो। इसके बाद आते हैं पीफल्ड। इन्होंने भी स्टडी किया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, IR रीजन ही था, और इन्होंने अपने फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दी 5 का स्क्वायर, और ये वैल्यू अब स्टार्ट होती है 6 से, 6, 7, 8 सो ऑन। ये भी
फॉर्मूला जो है वो लाइन की पोजीशन बताता है स्पेक्ट्रा के अंदर। ऐसे ही एक और साइंटिस्ट आए, हम्फ्री। इन्होंने भी स्टडी किया हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रा और इन्होंने अपने फॉर्मूले के अंदर 6 का स्क्वायर रख दिया, तो ये बन गया ये वैल्यू। ये स्पेक्ट्रा भी लाइंस की लोकेशन बताता है। अब इन सभी साइंटिस्ट ने सबसे पहले आते हैं, इनको सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं हम, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड और हम्फ्री। ये सभी अलग अलग साइंटिस्ट थे जो अलग अलग रीजन में हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे थे। इन्होंने यूवी रीजन में स्टडी किया, इन्होंने विजिबल रीजन में, विजिबल लाइट का जो रीजन होता है उसमें स्टडी किया, इन्होंने जो है वो IR रीजन में स्टडी किया हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रा को। और इन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया, इन्होंने बोला कि ये लाइमन वाले फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होगी, बाल्मर ने बोला n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, इन्होंने बोला n की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी, इन्होंने बोला n की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी, इन्होंने बोला n की वैल्यू 6 से स्टार्ट होगी, इन्होंने बोला n की वैल्यू जो है वो 7 से स्टार्ट होगी। तो इन सबके फॉर्मूले को एक आदमी स्टडी कर रहा था, दैट वाज रिडबर्ग। तो रिडबर्ग ने क्या किया, रिडबर्ग ने इन सभी के फॉर्मूले को कंबाइन कर दिया और उसने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। रिडबर्ग combined all these formulas and gave a general formula। इन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दे दिया। इस फॉर्मूले को बोला जाता है रिडबर्ग्स फॉर्मूला, इसको हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला बोलते हैं। और ये रिडबर्ग फॉर्मूला होता है इस तरीके से, म्यू बार या फिर 1 अपॉन लैम्डा इट इज इक्वल टू RH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। दिस इज रिडबर्ग्स फॉर्मूला। इसकी यूनिट रहती है सेंटीमीटर इनवर्स में और ये फॉर्मूला हमें बताता है लोकेशन ऑफ लाइन इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्मूला बताता है हमें इस चीज के बारे में। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर लैम्डा तो वेवलेंथ है, और किसकी वेवलेंथ, जो वेवलेंथ यहां पर इस हाइड्रोजन गैस से निकल रही थी वो वेवलेंथ है। RH क्या होता है, RH इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू है। और N1 जो है, यहां पर N1 डिपेंड करता है इन सीरीज के ऊपर। तो जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आप लाइमन सीरीज स्टडी कर रहे हो, आपको जो प्रॉब्लम दी जाएगी उसमें आपको ये बोला जाएगा कि इस सीरीज में लाइन की लोकेशन बताइए। तो अगर आप लाइमन सीरीज स्टडी कर रहे हो तो N1 की वैल्यू रहेगी 1 और N2 की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से। तो वही बात जो लाइमन ने अपने फॉर्मूले में लिखी थी वो रिडबर्ग ने एक नए तरीके से लिख दी, और उन्होंने इस वैल्यू को N1 नाम दे दिया, इस वैल्यू को N2 नाम दे दिया, और उन्होंने ये बोला लाइमन सीरीज अगर स्टडी करनी है तो N1 को 1 रखना है और N2 को 2 से स्टार्ट करना है। अब बाल्मर आ जाते हैं। बाल्मर सीरीज के अंदर क्या हुआ, बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू 2 रख दो और N2 की वैल्यू 3 से स्टार्ट कर दो। पास्चन में क्या हो जाएगा, पास्चन के अंदर N1 की वैल्यू आप 3 रख दो और N2 की वैल्यू 4 से स्टार्ट कर दो। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर N1 की वैल्यू आप 4 रख दो और N2 की वैल्यू आप 5 6 7 सो ऑन, इस तरीके से स्टार्ट कर दो। फिर आएगा पीफर्ड सीरीज। पीफर्ड में क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू 5 रख दो और N2 की वैल्यू 6 7 8 सो ऑन रख दो। और लास्ट में आती है हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज में क्या हो जाएगा,
N1 की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी और N2 की वैल्यू 7, 8, 9 इस तरीके से आ जाएगी। तो रिडबर्ग ने जो अपना फॉर्मूला बनाया उस फॉर्मूले के अंदर N1 और N2 की ये वैल्यूज प्रिडिक्ट की। अब इस फॉर्मूले के ऊपर आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने के लिए दिख जाएंगे। तो मैं ये न्यूमेरिकल्स समझाने से पहले आपको एक बात और बता देता हूं। जो हमने एमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया, इस एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर लाइंस के बीच में जो गैप आ रहा था वो सेम नहीं था। तो जैसे बताया था स्टार्टिंग में लाइंस जो आती हैं इनके बीच में गैप ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं लाइंस के बीच का गैप जो है वो कंटिन्यूअसली कम होता रहता है और फिर एक टाइम पे ऐसा आ जाता है जब लाइंस के बीच में गैप जो है वो खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूम। तो जब लाइंस के बीच में गैप ना दिखाई दे, आपको एक डार्क रीजन दिखाई देने लग जाए तो समझ जाओ वहां पर कंटिन्यूम स्टार्ट हो गया। और इन लाइंस के बीच का गैप जो है वो कंटिन्यूअसली क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ये डिफरेंट क्यों आता है, ड्यू टू द रिडबर्ग्स फॉर्मूला। आप रिडबर्ग्स फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाओ तो आपको n1 की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे, n2 की वैल्यू 2 पुट करोगे तो वहां पर वेव नंबर जो है या वेव लेंथ जो है वो आपको डिफरेंट मिलेगी और कंटिन्यूअसली ये गैप जो है वो कम होता जाएगा। अब जो मैं बात आपको बता रहा था वो ये है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा आता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब लाइमन ने जब अपना फॉर्मूला बनाया तो उनके फॉर्मूले के अंदर जो स्पेक्ट्रा उन्होंने रिकॉर्ड किया था फॉर्मूला बनाने के लिए, पहली लाइन इसको बोला गया फर्स्ट लाइन। ये कब आएगी, ये आएगी जब n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू 2 होगी। दिस इज द फर्स्ट लाइन दैट विल बी ऑब्टेन्ड। तो लाइमन में अगर कोई बोले कि फर्स्ट लाइन कब बनेगी तो आप ये लिख देना, जब n1 की वैल्यू 1 हो और n2 की वैल्यू 2 हो तो हमें मिलेगी फर्स्ट लाइन। अगर बोले सेकंड लाइन कब बनेगी, तो सेकंड लाइन बनेगी जब n1 की वैल्यू 1 हो और n2 की वैल्यू 3 हो जाए। अगले नंबर पे चले जाओ। अगर बोले थर्ड लाइन, लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन कब आएगी, जब n1 की वैल्यू 1 हो और n2 की वैल्यू 4 हो जाए। अगले नंबर पे चले जाओ। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ये सीक्वेंस जो है वो आपको कौन सी लाइन है, पोजीशन ऑफ लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, ये सिक्स्थ लाइन, इस तरीके से। तो आपको न्यूमेरिकल्स में ये बोला जाएगा कि लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन जो है उसका वेव नंबर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओ। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ थर्ड लाइन इन लाइमन सीरीज। तो लोकेशन हम कैसे बताते हैं, लोकेशन बताते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, न्यू बार के टर्म्स में लोकेशन बताते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे तीसरी लाइन, तो देखो अभी आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था रिडबर्ग्स फॉर्मूला। रिडबर्ग्स फॉर्मूला मुझे लाइन की पोजीशन बताता है, मुझे कोई डाटा नहीं दिया गया, सिर्फ इतना बोला गया थर्ड लाइन बतानी है। तो इसका आंसर लिखेंगे न्यू बार इज इक्वल टू आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तीसरी लाइन बतानी है मुझे, तो पहले लाइमन सीरीज लिख लेता हूं मैं, n1 इज इक्वल टू 1, n2 की वैल्यू 2, ये पहली लाइन का हो गया, n1 1, n2 की वैल्यू 3, दूसरी लाइन n1 1, n2 की वैल्यू 4, ये आएगी तीसरी लाइन। तो n1 मुझे 1 पुट करना है और n2 की वैल्यू 4 पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 109677, RH की वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाइड बाय 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 109677 इंटू 1 माइनस 1/16, तो 109677 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 16 सेंटीमीटर इनवर्स। ये लोकेशन रहेगी लाइन की स्पेक्ट्रा के अंदर। इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रॉम
Balmer formula when n is equal to 3। तो देखो बाल्मर फॉर्मूला जब भी आपको बोला जाएगा, आपको बताया था म्यू बार इज इक्वल टू अ कांस्टेंट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया था। इस कांस्टेंट को आज हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 109677। बाल्मर फॉर्मूला में ये 2 का स्क्वायर था, n की वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो इसको आप लिखोगे 109677 1/4 माइनस 1/9, तो ये कितना आ जाएगा 109677 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36। तो ये लोकेशन आ गई, और इसका इन्वर्स कर दोगे तो वेवलेंथ आ जाएगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 109677 इंटू 5, और ये यूनिट आएगी सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आज आपको दी जाएंगी, आप जो है वो कैलकुलेट कर लेना इन प्रॉब्लम्स को।